नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। कुरुक्षेत्र में आज बात मीटू के आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे एमजे अकबर की। अकबर पर अब तक 10 से ज्यादा महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगा चुकी हैं। आज पहली बार खुद पर लगे आरोपों को एमजे अकबर ने बेबुनियाद करार दिया और सब पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी किया। आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए अकबर ने इसे चुनावी शिगुफा बता दिया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सच्चा कौन और झूठा कौन? अब तक जिन एमजे अकबर पर संगीन आरोपों के चलते उनकी कुर्सी जाती दिख रही थी, क्या इस सफाई के बाद वो बच जाएंगे? और क्या वाकई भारत में मीटू कैंपेन का 2019 के चुनाव से कोई कनेक्शन है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव थोड़ी देर में शामिल होंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता हैं और मनीषा प्रियम हमारे साथ हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एमजे अकबर मामले को लेकर आज क्या क्या हुआ, वो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में पहले देखिए। There will be a statement later on. Are you going to resign? There will be a मीटू कैंपेन में आरोपों से घिरे एमजे अकबर इधर विदेश से लौटे, कहा बाद में बोलूंगा, तो उधर उन पर नया इल्जाम भी विदेश से लगा। मीटू कैंपेन में उन पर ताजा आरोप लगाया लंदन में रहने वाली पत्रकार रूथ डेविड। ये धीरे धीरे शुरू हुआ। एक बड़े अखबार की शख्सियत, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वो न्यूज़रूम में आई एक ट्रेनी लड़की से जर्नलिज्म के बारे में बात करने के लिए उतावले दिखे। वो किसी की भी जिंदगी में उतरने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस बात को नजरअंदाज कर भी दूं कि बातचीत के दौरान वो मेरे ब्रेस्ट को घूर रहे थे, तो मुझे विश्वास था मैंने जो कुछ कहा वो उसमें दिलचस्पी लेता। किसी भी अच्छे पत्रकार की तरह अकबर ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। उसने मुझे ऑफिस में अपनी नई लिखी किताब की प्रूफ रीडिंग करने को कहा। एक बार वो मेरी कुर्सी के पीछे आकर खड़े हो गए और मसाज करने का ऑफर दिया। मैंने घबराते उनकी तरफ देखा और मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश भी की और मैं छटपटा गई। रूथ डेविड ने 1999 के वाकये का जिक्र किया है, लेकिन उनकी तरह ही एमजे अकबर पर प्रिया रमानी, शुमा राहा, प्रेरणा सिंह बिंद्रा, गजाला वहाब, सुपर्णा शर्मा, शुतपा पॉल और माजली दीपाई कैंप जैसी पत्रकार कई आरोप लगा चुकी हैं, जिस पर मीडिया से एमजे अकबर कुछ नहीं बोले, लेकिन विदेश से लौटते ही पीएमओ को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा और उसके बाद बयान भी जारी किया। कुछ तबकों में बिना किसी सबूत के आरोप लगाने की बीमारी हो गई है। अब मैं लौट आया हूं और आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके लिए मेरे वकील इन निराधार आरोपों को देखेंगे। एमजे अकबर ने चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन विरोधी अब पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप क्यों चुप हैं? जनता, इस देश की महिलाएं सुनना चाहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आप अपना मौन तोड़ें। सरकार को घेरने वाले विपक्ष पर एमजे अकबर ने अटैक किया, आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठाए। आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही ये तूफान क्यों उठा? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है? आप ही फैसला कीजिए। इन झूठे और निराधार आरोपों ने मेरी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। एमजे अकबर ने खुद को बेकसूर बताया है, हर आरोप को बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन उनकी सफाई के बाद भी सवाल कायम है कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। और जैसा मैंने आपको बताया, अपने मेहमानों का परिचय दिया, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जयशंकर गुप्ता हैं, मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं पहले जयशंकर जी आपके पास आ रही हूं। एमजे अकबर कह रहे हैं, एक एक महिला पत्रकार का नाम लेकर कह रहे हैं प्रिया रमानी ने कहा मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, शुतपा पॉल ने कहा कभी छुआ नहीं मुझे, शुमा राहा ने कहा कभी उंगली नहीं रखी। क्या आज के समय में इस तरह के तर्क वाजिब हैं? क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ और सिर्फ मॉलेस्टेशन या फिर कोई हाथ लगाए तभी है? नहीं सुचारिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 10 महिलाओं के बारे में बात हो रही है, उन महिलाओं ने फिर ऐसी बात करी क्यों? अगर वो आपसे आपके आपत्तिजनक व्यवहार से असंतुष्ट नहीं थी, नाराज नहीं थी, तो उन्होंने ऐसी बात करी क्यों? और दूसरी बात यह है कि इस तरह के मामलों के सबूत तो बहुत ही कम मिलते हैं, सबूत कहाँ से मिलेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात जो अदालत ने भी कई बार कहा कि जो बलात्कार पीड़ित महिला के लिए या आप में काफ़ी है कि वो अदालत में आकर के कहे या सामने कहे कि हाँ साहब मेरे साथ बलात्कार हुआ है, वो अपने आप में उसके साथ एक बलात्कार है।
तो आज 10 साल बाद भी अगर ये महिलाएं कह रही, महिला पत्रकार अगर कह रही हैं कि उन्होंने उनके साथ ज्यादती की या उनके इरादे नेक नहीं थे उस समय उनके साथ मिलने जुलने के समय में, तो इस पर विचार तो किया ही जाना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये जो कहना, सबसे बड़ी बात यह कि अकबर साहब तो एक जमाने में हमारे आदर्श रहे हैं। हम लोग रविवार संडे में साथ में काम कर चुके हैं, जब टेलीग्राफ में थे तब भी हम लोग साथ में थे, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो राजनीति में आए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद फिर भाजपा में गए आज, लेकिन इतने बड़े आदमी नहीं हो गए हैं वो कि उनके ऊपर कोई अभियान चला करके चुनाव के लिए कोई प्रभावित करेगा, चुनावी राजनीति के चलते उन एजेंडा बनाएगा उनको, इतने बड़े वो अभी नहीं हो गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये मीटू वाला जो कैंपेन है, ये सिर्फ अकबर साहब भाजपा के एक नेता या भाजपा सरकार में एक मंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया में, टीवी सीरियल्स में या दुनिया के और देशों में भी चला है। तो उसका सबका लक्ष्य 2019 का चुनाव तो नहीं हो सकता है। तो साफ साफ इसमें जो बातें आनी चाहिए, ये सब गौर करने की बात है कि कोई भी महिला पत्रकार, उसकी एक मॉडेस्टी होती है, उसका एक परिवार है, वो अगर उसका नाम अगर वो लिखती है कि हमारे साथ इस तरह की छेड़खानी, गजला वहाब के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हुआ तो मेरे साथ काम क्यों करती रही, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं चली गई। मनीषा जी, एमजे अकबर कह रहे हैं कि ये वो पत्रकार हैं जो ये आरोप लगाने के बाद भी मेरे साथ काम करती रही। अगर इस तरह का बर्ताव था, इस तरह का काम करते वक्त उन्हें इतना असहज महसूस हो रहा था, तो क्यों कर रही थी काम, क्यों नहीं छोड़कर चली गई? नहीं तो वही क्यों नहीं छोड़ के चले गए, वो मालिक थे। अगर आप पढ़ें उनके पूरे इस जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, वक्तव्य क्या दुख की कहानी है वो मैं जानती नहीं, लेकिन 7-8 महिलाएं वर्क प्लेस में ये बात करें, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात एमजे अकबर के स्टैचर की, बिल क्लिंटन पर भी लांछन लगे। एमजे अकबर तो एक चुनाव प्रोटेक्टेड कटिहार की सीट से इनका नाम मैं सुनती हूँ, उसके अलावा ना इनका वो एक मजे हुए सुलझे हुए जर्नलिस्ट जरूर रहे हैं, उनकी किताबों का एक असर है, उनकी सोच का एक असर है, लेकिन वो कोई भी चीज जो है इससे उनको बरी नहीं करता है। और महिलाएं पीड़ित हैं अगर, और उनको इतनी तकलीफ है कि वो नौकरी भी नहीं छोड़ पाई हैं, तो दिखाता है। गजाला वहाब की कहानी अगर आप सुने तो पढ़ाई करके उन्होंने परिवार से प्रतिरोध करके और तब नौकरी की थी। तो एक तनख्वाह से आपका किराया चलता है, घर चलता है, पेट चलता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, उस पर यह कहना, ये तो और एरोगेंस दिखलाता है कि नौकरी छोड़ के क्यों नहीं चली गई थी, ये और एरोगेंस दिखलाता है। ये फाउंडर एडिटर थे, और मुझे नहीं पता, जो पत्रकार वरिष्ठ हैं इस चैनल पे वो बतलाएंगे कि इनकी स्थिति या इनका पद जो था वो कहीं ज्यादा था। तो आप हायरार्की में काम पे नीचे रहिए, आपका बॉस ही आप पर एक सेक्सुअल मूव्स करे, ये हैरेसमेंट मूव्स हैं, ये आपको कोई घूरते रहे। एक ने तो ये भी कहा है कि दरवाजा खोल के घूरते रहते थे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इस पर कौन सा कानून क्या करे आदमी। कई बार औरतें 3 बार सोचती हैं कोई लांछन लगाने के पहले, ऐसा कोई भी महिला नहीं चाहती कि वो ओवर रिएक्ट करे किसी बात पर, बिल्कुल। लेकिन महिलाओं पर क्या गुजरती है आप पूछिए ना। एमजे अकबर यही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, इसके बाद भी आपको मैं बतलाऊं जी कि साड़ी का आंचल जो कहीं खिसक मत जाए, कहीं नीचे मत हो जाए, इस सोच में आधा दिमाग जो है लगा रहता है। क्या फ्रीडम है ये, क्या फ्रीडम है कि कभी झुक के कुछ उठाना नहीं पड़े। तनुश्री दत्ता ने किसी राजनीतिक इरादे से ये सब कुछ नहीं किया है। तो ये सब कहना उनके एरोगेंस को दर्शाता है। और ये 7-8 महिलाएं हैं, उनसे वो डायलॉग करें, बात करें, इन लांछनों के बीच वो जनमानस को, महिला मानस को समझाएं कि क्या सच्चाई है जी। आज पावर के वो ये भी कह रहे हैं, मैं हर्षवर्धन जी से पूछती हूँ। हर्षवर्धन जी वो कह रहे हैं कि बिना सबूत के आरोप लगा रही हैं ये सारी महिलाएं, ऐसा लग रहा है एक तरह का वायरल फीवर है आरोप लगाने का। ये क्या जले पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? सबकी सब झूठ बोल रही हैं, सबकी सब आरोप लगा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी कम से कम ये जो मीटू अभियान है और इस मुद्दे पर जो लोग भी जो बोल रहे हैं या जो कह रहे हैं और कहते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसको समाज को देखना चाहिए। क्योंकि अच्छी बात यह है, मैं इसको अच्छी बात कह रहा हूं कि इसका सबसे बड़ा प्रहार मीडिया पर हुआ है, सबसे ज्यादा पत्रकारों पर इसका प्रहार हुआ है। तो ऐसे लोग जिनको पढ़ते हुए आप बड़े होते हैं, ऐसे लोग जिनको पढ़कर आपके मन में कुछ अलग कर देने की धारणा बनती है और ताकत भी मिलती है। एमजे अकबर को पढ़ते हुए हम सब लोगों को लगता था कि हाँ ये कर सकते हैं, इस तरह से सोचा भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोग आपको दिख रहे हैं, विनोद दुआ जैसे लोग जो पिछले इतने सालों से, इतने दशक
से लगता था कि जैसे पत्रकारिता का सब कुछ करते हुए ये लोग दिखते हैं और कहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर पत्रकारिता करते हैं, तो एमजे अकबर और विनोद दुआ जैसे लोगों के खिलाफ अगर मीटू आता है और उसमें भी ये लोग अभी माफी मांगने को तैयार नहीं, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, एक तरीका हो सकता था कि आपके जीवन में गलतियां हुई, आपके स्वभाव की गलतियां रही होंगी, आप कानूनी लड़ाई लड़ लीजिएगा, उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, जो आज तक इस तरह के मामलों में होता है। लेकिन देश तो कम से कम देखे ना कि जिन पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों को हम देख पढ़ सुनकर कुछ अपनी धारणा बना रहे थे, अपना समाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये सबसे ज्यादा देखने और समझने वाली बात है। जयशंकर जी, वो कह रहे हैं, एमजे अकबर कह रहे हैं, प्रिया रमानी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि 1 साल पहले लिखा था एक पूरा अकाउंट, उसके बाद नाम अब लिया और उनके नाम लेने के बाद एक तरह की फेहरिस्त आ गई महिलाओं की सामने जो उनका नाम लेकर आरोप लगा रही हैं। चुनाव के समय क्यों, इलेक्शंस पास आ रहे हैं, ऐसे समय ये महिलाएं सबकी सब क्यों सामने आ गई मेरे खिलाफ? ये एक षड्यंत्र की तरह लग रहा है षड्यंत्र आपको? नहीं, षड्यंत्र अकबर साहब को लगता होगा, हर जिस पर भी आरोप इस तरह के लगते हैं उसको षड्यंत्र ही नजर आता है, उसमें कहीं दो राय, उनको ये कहने का हक भी है। लेकिन सवाल है कि आलोकनाथ से क्या था, या फिर ये जो अपने नाना पाटेकर के बारे में था, उसे क्या था, सुहेल सेठ किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या इस तरह की बहुत सारी बातें। देखिए, सीधी सी बात, मेरा अपना मानना है कि हम लोग तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों से प्रभावित लोग हैं कि औरत और मर्द के बीच में हर तरह के रिश्ते जायज हैं, बशर्ते उसमें वादा खिलाफी और बलात्कार न हो, कोई प्रलोभन या दबाव न हो। कंसेंसुअल रिलेशंस तो बहुत लोगों के हो जाते हैं, बहुत लोगों के साथ रहते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके, दबाव बना करके अगर किसी महिला की मॉडेस्टी का आप करते हैं, चिरहरण करते हैं, ये अपने आप में गलत है। और देखिए, जिस दिन से अकबर साहब राजनीति में गए, जब हमारे आदर्श हो रहे हैं 1984 तक, जब तक उनकी पत्रकारिता बहुत चरम पर थी, हम लोग उनके अंधभक्त कहे जाते थे। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लेना शुरू कर दिया, राजीव गांधी की प्रशस्ति में गुणगान करना शुरू कर दिया और हम लोग के बीच में कहना शुरू कर दिया कि मैंने राजीव से कहा फारूक अब्दुल्ला से दोस्ती कर लो, एंड ही डिड इट, मैंने ये कहा तो वो कहा तो ये कर दिया, तो इस तरह की जब बातें करने लगे, फिर उसके बाद में जाकर के चुनाव भी लड़ गए, किशनगंज से बिहार में चुनाव जीत भी गए, फिर बाद में हारे भी। और उसके बाद अंधभक्ति के दौर से आज आप निराश हैं वहां से अब तक? नहीं, उनके उस समय तक के जर्नलिज्म के प्रति हम कतई निराश नहीं है। सुचारिता, वो तो एक बहुत ही हमारे उस समय आदर्श थे सुरेंद्र प्रताप सिंह और एमजे अकबर, जो रविवार की हमारी टीम थी, संडे की जो टीम थी, उसके हम हिस्सा भी थे, साथ में हमने काम भी किया था, तो उस पर हमको गर्व है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, उस समय उनका कोई इस तरह का लांछन भी उनके ऊपर नहीं आया था। लांछन तब आया है जब वो राजनीति में गए हैं, राजनीति से जब वो सत्ता के केंद्र में बैठे हैं, जाकर के प्रधानमंत्री के सलाहकारों में, बौद्धिक सलाहकारों में के साथ बैठे हैं। उसके बाद फिर जब नए उनका हुआ है, नया पत्रकारिता में है, फिर एशियन एज में या इंडिया टुडे में आए हैं, या उसके बाद फिर से जब भाजपा की राजनीति में आ गए, जिस भाजपा को गाली देते देते उनमें वो थकते नहीं थे। आरएसएस के बारे में जितना वो लिखे हैं, उनकी सारी किताबें हैं या उनके जो लेख हैं, उनको पढ़ पढ़ करके तो हम लोगों ने अपना मन बनाया है। और उसके बाद एकदम अबाउट टर्न हुआ है। तो देखो, आप जब राजनीति में पहुंच जाते हैं, जब सत्ता के करीब बहुत पहुंच जाते हैं, आपको लगता है हम संपादक रह गए, हम पैसा कमा लिया, हमने सारी रुतबे हासिल कर दिए, अब हमारे पास बचता क्या? तो बचता यह है कि हम मॉडेस्टी पे कब्जा करें। मनीषा जी, मुझे ये बताइए, बतौर पत्रकार महिला हक की बात करना, बतौर पार्टी प्रवक्ता और मंत्री बनने के बाद ये कहना कि अगर शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन जब आवाज उठाई जाती है तो उन्हें एक तरह की कानूनी धमकी देना, ये कानूनी धमकी नहीं है जो एमजे अकबर? पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण किया था, संसद में उन्होंने कहा था, उसी का जिक्र करें। मनीषा जी, बहुत बुरी बात है, कानूनी धमकी नहीं, वो एक्सटर्नल उसमें थे, वो एक भारत की संप्रभुता को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत की धरती के बाहर, और ये पूरा मूवमेंट उस वक्त तूल पकड़ा। उस वक्त उनकी एक अपॉलॉजी होनी चाहिए थी। वो एक जर्नलिस्ट तो रहे हैं, उनको मालूम है कि इंफॉर्मेशन और इस तरह के जो मामलात उठते हैं उस पर उनकी खुद की कलम कितनी बार टूट चुकी होगी कड़ी आवाज उठाते हुए। तो पूरा एक टूर कंडक्ट करते हैं भारत के तरफ से, जबकि भारत की धरती पर, और ये पॉलिटिकल बातें नहीं थी, उस वक्त के उनके कंडक्ट पर लांछन है जब वो एशियन एज में है ज्यादातर, उसके बाद इंडियन, लेकिन ज्यादातर एशियन एज पर के समय की ये बातें हैं। और आने के बाद वो वापस कहते हैं कि मैं अब ऐसा करता हूं और ये पॉलिटिकल है। अरे पॉलिटिकल क्या है इसमें कौन सी लांछन जो है वो पॉलिटिकल आपको नजर आ रहे हैं? तो अनुश्री दत्ता का इंटरव्यू तो मैंने बार बार पढ़ा है, अगर आप उस इंटरव्यू को पढ़ेंगे और अगर एमजे अकबर के जैसा रेपुटेशन मैं उनके साथियों से सुन रही हूं, अगर मैं उसके आदी भी होती तो आज मैं ये आवाज सुन के और आपको बतलाती
कि ये आवाज अब पुराने विमेन्स मूवमेंट से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है, बहुत सूक्ष्मता के साथ बता रही है कि केवल रेप और मोलेस्टेशन और हैरेसमेंट ही हैरेसमेंट नहीं है, बहुत देर तक औरतों को घूरना, उनके कपड़ों के साथ बदसलूकी करना। तनुश्री दत्ता ने तो यहां तक कहा है कि छोटे कपड़े पहनकर और उसको गाउन नहीं पहनने दिया जाता था, एंड शी वाज मेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो सूक्ष्मता के साथ अब हमसे आधे उम्र की लड़कियां जो हैं बाकलम अपनी कलम तोड़ रही हैं। और मैं अगर मेरी आधी भी हस्ती होती एमजे अकबर की तो मैं आज कहती कि अपने कलम की जगह आज अपना सर कलम और इस मूवमेंट को मैं अपना सर कलम करती। इसमें क्या पॉलिटिकल है कि औरतें कह रही है कि अब आप हमें घूर नहीं सकते। कपड़े तो मैंने अपने काम के लिए पहने थे, वो कि मुझे फिल्म में एक रोल था, उस समय क्यों आप मुझे एक प्रोड्यूसर होकर के आप मुझे बैठाए रहिएगा पूरे टाइम, मेरा शॉट हो ना हो, मुझे वैन में आप नहीं जाने दीजिएगा। तो सूक्ष्मता के साथ एमजे अकबर पर भी जो है एक जर्नलिस्ट ने यह कहा है कि दरवाजा वो थोड़ा सा आड़ के खोलते थे और वहां से घूरते रहते थे। इसका साक्ष्य वो क्या चाहते हैं, इसका प्रूफ वो क्या चाहते हैं, वो ही बतलाएं कि ये जो चार्जेस हैं इस पर क्या प्रूफ वो चाहते हैं। उनके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि किसी भी महिला ने ये नहीं कहा, नाम लेकर कह रहे हैं कि ना तो प्रिया रमानी ने कहा, ना तो श्रुतपा पॉल ने कहा, ना शुमा राहा ने कहा कि कभी मुझे छुआ या मुझे हाथ लगाया। क्या ये तर्क वाजिब है हर्षवर्धन जी, जो तर्क एमजे अकबर दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी बहस जो है ना वो सिर्फ एमजे अकबर पर चली जा रही है। और चूंकि एमजे अकबर देश के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं और अभी चूंकि मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के बड़े विश्वस्त मंत्रियों में माने जाते हैं, शायद इसीलिए वो एंगल भी ले रहे हैं कि राजनीतिक वजहों से है। लेकिन थोड़ा सा दो चीजें हमें समझनी चाहिए। एक तो ये कि इससे एक गड़बड़ जो हो गई कि एमजे अकबर की सफाई, उनके कानूनी दांवपेच, पूरा जो इस्तीफे का मसला था उनको मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे से हम लोग बाहर जा रहे हैं, जिसे कम से कम मैं मानता हूं कि मीडिया को इसे छोड़ना नहीं चाहिए और निश्चित तौर पर इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में मंत्री है, इसलिए सबसे ज्यादा हमले उन्हीं पर होंगे। दूसरी जो बात है कि हम लोगों ने सिद्धार्थ भाटिया, वरुण ग्रोवर, विनोद दुआ, रजत कपूर, मेघनाथ बोस, क्विंट के ऐसे ढेर सारे नामों को इस बहस से बाहर क्यों कर दिया है? क्योंकि मुझे लगता है कि राइट लेफ्ट का मसला नहीं है, ये किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि मीडिया ने इन नामों को बहस से बाहर किया है। जरूरी चीज मनीषा पीएम करें, हर्षवर्धन जी जो बात आप खुद ही जवाब दे रहे हैं, वो क्योंकि मंत्री हैं, सोसाइटी एम्पावरमेंट है, क्योंकि वो मंत्री हैं तो उनकी जवाबदेही ज्यादा है कि जो पुरुष हैं वो भी उन महिलाओं के साथ खड़े हो रहे हैं। तो इसको हर्षवर्धन जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये सब नाम चर्चा के घेरे में इसीलिए आया है क्योंकि मीडिया इन्हें उठा रही है, क्योंकि आप और हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मंत्री है जवाबदेही उनकी ज्यादा बनती है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी हमारे साथ आ गए हैं। राहुल जी, विदेश में थे, यहां देश में ये पूरी खबर हेडलाइन बन गई, लेकिन कुछ नहीं बोले एमजे अकबर। क्यों खामोश रहे? क्या ये इतने हल्के आरोप थे कि इतना समय लिया, या फिर वाकई में समय ही लिया कि एक क्राफ्टेड रिस्पॉन्स दे? मैं समझता हूं कि उनके वकील इस दौरान इतने दिनों में निश्चित रूप से काम कर रहे थे। वो चुप रहे ये ठीक है, लेकिन वो निष्क्रिय रहे हैं ये मानना नादानी होगी। तो वो जो कुछ तैयारी उन्होंने की है वो उनके बयान से अब जाहिर हो रही है। और एक एक जो आरोप लगे हैं उनका निश्चित रूप से उनकी टीम ने पूरा विश्लेषण कर लिया है और उसके हिसाब से एक पहला बयान दिया है। अभी इसमें और देखिए कुछ चीज़ें होंगी। तो ये बात, लेकिन अभी जो पहले बात हो रही थी तो ये तो स्वाभाविक है, चूँकि वो मंत्री हैं। और अभी तक जितने नाम आए हैं पत्रकारों में भी, उनमें पत्रकार के रूप में भी सबसे वरिष्ठ, सबसे शक्तिशाली रहे, सबसे मैं कहूँगा कि देश के बड़े पत्रकारों में जिनके शुमार होता था उसमें वो रहे हैं। इसलिए इन दोनों कारणों से उन पर सबसे ज़्यादा फोकस होना बहुत स्वाभाविक चीज़ है। तो लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इतनी बड़ी संख्या में आपके पुराने सहयोगियों ने अगर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने किसी की मुझे छुआ नहीं, क्योंकि उनको आरोपी लगाना होता, झूठा ही आरोप लगाना होता तो कोई भी इनमें से महिला कह सकती थी कि हाँ उन्होंने मुझे छुआ भी, ये भी किया, क्योंकि जैसे न छूने का कोई प्रमाण नहीं हो सकता वैसे छूने का भी कोई प्रमाण नहीं होगा। बिल्कुल कहीं कोई सीसीटीवी में ये उस समय नहीं दर्ज होता था। तो ये बात, ये तर्क बिल्कुल चलता नहीं है। एक दो की बात होती तो समझ सकते थे कि कोई षड्यंत्र है, कोई करवा रहा है ये, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और कहाँ से एक विदेशी जो ब्लूम्सबर्ग में काम करती है, लंदन की पत्रकार है, वो उसने कहा है, तो शक की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है।
राहुल जी, मैं इंतजार कर रही थी कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। आप उनके समकालीन रहे हैं। ये जिस तरह के जिन महिलाओं ने आरोप लगाए उन सब ने ये कहा कि उनके समय के जो पत्रकार हैं वो इस तरह की बातों के बारे में जानते रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये, क्या इस तरह के आरोपों की सुगबुगाहट आप या आपके और जो सहकर्मी होंगे एमजे अकबर के बारे में सुनते रहे, या फिर इन आरोपों ने आपको हैरान किया? नहीं, मुझे हैरान तो नहीं किया। वो मुझसे वरिष्ठ रहे हैं तो मैं समकक्ष नहीं, मुझसे एक पीढ़ी मान लीजिए 10 साल 15 साल और पहले की पीढ़ी, शायद 5 साल 10 साल तो रहे ही होंगे। तो लेकिन और भी उनके वो भी काफ़ी अपनी रसिकता के लिए मशहूर उस समय भी थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और लेकिन ये मैं कहना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आपने पूछा है, कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं ठीक कह रहा हूँ या ये कहना सही है या गलत है। लेकिन ऐसी कई और बातें, कई और अपने लोगों के बारे में हम सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। और ये बात सही है कि जब तक आज जैसी अतिरिक्त संवेदनशीलता उस समय तक नहीं आई थी, अभी एक अति संवेदनशील हम सब लोग हो गए। तो इस पर चूंकि जब तक कोई मामले सामने नहीं आते थे, अभी तो ये सोशल मीडिया ने और एक पूरा जो पश्चिम से एक आंदोलन चला है जो दुनिया के तमाम क्षेत्रों में, न केवल भौगोलिक क्षेत्रों में, देशों में, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में भी बहुत अचानक विस्फोट की तरह फट पड़ा है जी। उसके चलते एक हिम्मत बनी है सिर्फ इन महिला पत्रकारों की ही नहीं। देखिए, अभिनय में अभी सबका नाम लिया, खेल में बीसीसीआई को ले लीजिए, बाकी तमाम क्षेत्रों में अब महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं। तो महिलाओं का शोषण होता है, होता रहा है अपने अपने काम की जगहों पर, पत्रकारों के यहाँ भी, अखबारों में, चैनलों में और दूसरी जगह भी। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आता था। सभी महिलाओं ने कहा है कि वो सब इतना ये उनके लिए त्रासद। और अब जब खुलकर सामने आ रही हैं तो उनके खुलकर सामने आने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मनीषा जी, मेरा सवाल आपसे यही, अगर एक फहरिस्त सामने आ गई महिलाओं की जो आरोप लगा रही हैं, तो क्या उस पर सवाल उल्टा उठाए जाएं कि अब क्यों सामने आ रही हैं, पहले क्यों नहीं, 10 साल पहले क्यों नहीं बोली, 19 साल पहले क्यों नहीं बोली, अब बोल रही हैं? सवाल उठा के देख लीजिए और आपको ये समझ आएगा कि मूवमेंट जो है उसके पीछे एक आइडिया, उसका पावर होता है, ठीक है, एक विचार पावर होता है। और ये विचारधारा से भी प्रेरित नहीं है, राजनीति छोड़ दीजिए, ये इस विचार से प्रेरित है कि मैं एक लड़की हूं, महिला भी नहीं, मैं एक लड़की हूं और मेरे साथ ये नहीं किया जा सकता है, और मेरे साथ जो ये किया गया ये गलत है, और मेरे साथ जो ये किया गया ये गलत है। उसकी जो लिस्ट है अब लड़कियों के पास, हमसे कम से कम आधे उम्र की लड़कियां हैं, अब वो हमको उंगली पकड़ के रास्ता दिखा रही हैं। ये हार्वे वेनस्टीन का इंसिडेंट कब हुआ था, ये अंदाज भी नहीं लगा था कि एक तनुश्री दत्ता जमशेदपुर से उठ के और फिल्मों में काम करना जो बंद कर चुकी हो, वो इस दमखम से आकर के इस मूवमेंट को आगे ले जाएंगी। सही बात। तो इसमें कोई मोटिवेटेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। और विचार अगर उठते हैं तो विचार के संरक्षण में ही महिलाएं सवाल उठा पाती हैं। कोई संरक्षण तो होगा तब महिलाएं सवाल उठाएंगी। एक निर्भया मूवमेंट हुआ, आपने देखा कि उस समय ये शहर हिल गया बिल्कुल। तो एक कुर्बानी के बाद ये आवाज उठी, इस बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आवाज उठी है, और आवाज उठी। अब आप अगर देखेंगी ट्विटर हैंडल्स पे जिस तरह के अकाउंट्स लड़कियों के दिए जा रहे हैं, तो एक नो नॉनसेंस विथ मी का अप्रोच जो है वो 25, 20, 22 से 30 तक के उम्र में बहुत जोर शोर से आ चुका है। और एक उससे अगला जनरेशन जो हमारा जनरेशन था, जो ये समझता था कि अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए यहाँ कंप्लेन करना होगा, आइडियोलॉजिकली जो साउंड लोग हैं उनको बताना पड़ेगा, वो बाइलेंस में जाने की गुंजाइश अब नहीं है। लड़कियां सीधे सीधे सामने आ रही हैं। ये पावर ऑफ आइडिया, पावर ऑफ पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के सहयोग से ये बातें अब सामने आ गई हैं। इन सवालों को आप निराधार मानिए तो बच्चे आप पर हंसेंगे, युवा आप पर हंसेंगे। आप सवालों को निराधार मानिए और देखा जाएगा कि एक बूढ़े जर्नलिस्ट, बहुत नामी एमजे अकबर, लेकिन पूरे मूवमेंट को कुचलते हुए देखे जाएंगे। एमजे अकबर अपने डिफेंस में जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं वो ये कि चुनावी मौसम है और चुनाव से पहले सारे आरोप मेरे ऊपर क्यों लग रहे हैं, ये आपको सोचना होगा, ये आपको समझना होगा कि क्या ये मोटिवेटेड है, चुनाव से प्रेरित हैं। मैं इसी पर आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक पहले ले रहे हैं, वापस आते हैं।
मीटू कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोपों में घिरे केंद्र सरकार के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने सफाई देकर खुद को पाक साफ बताया और उन महिलाओं के खिलाफ लीगल एक्शन का ऐलान किया जिन्होंने उन पर संगीन इल्जाम लगाए हैं, जिससे एमजे अकबर की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। एमजे अकबर पर जिन महिलाओं ने आरोप लगाए उनमें एक सुतपा पॉल भी है। सुतपा पॉल ने इंडिया टीवी से बात करते हुए बताया कि किस तरह एमजे अकबर उन पर देर रात मिलने का दबाव बनाते थे। बातें न मानने पर वो प्रोफेशनली परेशान करते थे। सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा 7-8 साल पहले, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। और पहले तो मिस्टर एमजे अकबर ने बहुत उन्होंने कोशिश की कि उनके जो भी रिक्वेस्ट है, वेदर इट्स कमिंग टू अ होटल एट लेट नाइट or listening to him talking about all these things like अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आप एक साथ काम करते हो, आप हमें क्लोज भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स पे चलो मेरे साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर एक रिक्वेस्ट आने लगा कि वो जब भी कलकत्ता आते थे, जो बहुत ही फ्रीक्वेंट होता जा रहा था, कि आई शुड गो एंड मीट हिम इन द होटल, ही वुड कॉल मी टू मीट एट 11 in the night and तो मैंने रिफ्यूज करना शुरू किया। जब ये रिफ्यूजल 2-3 बार हो चुका, उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो स्टोरीज वगैरह है, प्रोफेशनल वर्क है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्टार्टेड सफरिंग, क्योंकि स्टोरी आइडियाज अप्रूव नहीं होते थे। और वो इलेक्शन का ईयर था 2011, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शंस वर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। राहुल जी, जिस तरह का डिफेंस एमजे अकबर ने अपने लिए दिया है, उसमें एक तर्क ये भी कि अगर ये महिलाएं पहले तो ये क्यों नहीं बोली इतने समय तक, और दूसरा ये कि अगर ये इतना असहज महसूस कर रही थी, इतना डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही थी, तो क्यों उसके बाद भी कई महीनों तक, कई सालों तक वहीं काम करती रही मेरे साथ। क्या ये तार्किक लगता है आपको? देखिए, ये निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। अगर आप शुद्ध मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, हमारे समाज में चाहे ऊंचे तबके की तथाकथित अंग्रेजी के माहौल में रहने वाली महिलाओं का भी बात हो, जो महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं, जो अपने प्रोफेशनल तरक्की चाहती हैं, उसके लिए वो कुछ समझौते करती हैं, कुछ दबाव झेलती हैं, कुछ वो शोषण भी बर्दाश्त करती हैं। इस पर नैतिक रूप से सवाल उठाए जा सकते हैं कि आप अचानक फिर क्रांतिकारी क्यों नहीं हो गई। आपने पत्रकारों पे तो ये और ज्यादा उठ सकता है कि आप दूसरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप अपना शोषण क्यों बर्बाद, बिल्कुल वही सवाल उठाए भी जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो भी स्त्री, और मैं कहना चाहता हूं कि ये आरोप अब केवल स्त्रियां ही नहीं लगा रही हैं, कुछ पुरुषों के अभी जो शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है, अब वो भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो केवल महिलाएं ही नहीं है जिनका शोषण होता है। तो ये कितना गहरा सदमा होता है कि इसको वो बिल्कुल अपने चेतना के किसी ऐसे अंधेरे छोटे से कोने में दबा कर रख देती हैं ताकि उनको जीना सहज हो सके, उनके लिए वो पागल ना हो जाएं या वो बिल्कुल अक्षम न हो जाए अपना काम करने में और जीने में। तो ये एक सामान्य मनोविज्ञान होता है। इस पर अब हम सबके इस तरह के लोग मिल जाएंगे आसपास जिनके जीवन में ऐसे हादसे हुए हैं और उन्होंने उसके बावजूद एक दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है और वो उसके साथ जीना मनुष्य सीख लेता है, स्त्री भी पुरुष भी। लेकिन बाद में जब कभी ऐसा माहौल बनता है, जब उनका एक नैतिक साहस वो लेता है, उनको लगता है कि अब मैं अकेली नहीं रहूंगी अगर मैं ये अपनी बात कहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं भी अपनी बात अब साझा कर रही हैं, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। तो उनको एक फिर से साहस मिलता है कि वो अपनी बात कह सकें। अब सोचिए कि इस पारंपरिक समाज में या कहीं पश्चिम में भी हमने देखा कि बहुत प्रतिष्ठित अभिनेत्रियां जो करोड़ों रुपए की आमदनी जिनकी होती रही है, आज भी वो प्रतिष्ठित हैं, उनको भी सालों लगे ये बात खोलने में, क्योंकि ये किसी स्त्री के लिए किसी भी समाज में ऐसे ये तथ्य उजागर हो जाए, उसके साथ जीना, लोगों की निगाहों का सामना करना और अपना एक जीते रहना और काम करते रहना बेहद कठिन है। हमारे समाज में तो और भी ज्यादा कठिन है। तो इन दबावों को, जिन दबावों में हमारे यहाँ स्त्री जीती है और काम करती है, उनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें ये उतना आश्चर्यजनक नहीं लगेगा, समझ में आएगा कि वो इतने दिन क्यों चुप रही। मनीषा जी,
जो बात राहुल जी कह रहे हैं, कामकाजी महिलाएं भी शोषण फेस करती हैं, शोषित रहेंगी और साथ ही साथ उसके बावजूद कई बार चुप भी रहना पड़ता है। ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, ऐसा होता भी आया है। बदलेगा ये हम उम्मीद कर रहे हैं और शायद उसी बदलाव की तरफ तो ये कदम है। बदलाव के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है उसको वो है एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा होता है और ये गलत है। आप अगर देखें कि क्यों महिला ने नहीं कंप्लेन किया, क्यों ये नहीं कहा, अरे वो कंप्लेन करती तो उसकी बात मानने वाला भी तो दो होना चाहिए। केवल जहां अगर घूर देने से ही आप याद दिलाते हैं कि आप महिला हैं और मैं पुरुष हूं और फियर का माहौल जो है वो शुरुआत है इस तरह के हैरेसमेंट का। तो इसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहां से शुरू होता है? कानून भी धीरे धीरे बदला है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है जन चेतना का बदलना और वो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और लानत है उन वकीलों पर जो ये सिखला रहे हैं एमजे अकबर साहब को ये सब कहना। एमजे अकबर तो वो हैं जो अपने पैनी कलम से बड़े कड़े विचारों को भी लोहा ले लेते थे। तो आज चाहिए कि बाकलम करें वो इस मूवमेंट को और वो दिखलाएं कि उनकी कलम की ताकत में क्या महिलावादी सोच को आगे ले जा सकने की क्षमता है। केवल मी माई प्रेस्टीज माई ऑनर पर अगर सेंटर्ड रहेंगे तो इस डिस्कोर्स को वो आगे नहीं ले जा पाएंगे। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्टेंस ही महिलाएं चाह रही हैं। और दूसरी बात मैं फिर दोहरा रही हूं ये कि बार बार ये कहना कि उसने तब क्यों नहीं कहा, वो अब क्यों कहती है। उसने तब इसलिए नहीं कहा कि वो आप ही क्या काम करती थी, आप ही उसके मालिक थे, आप ही परपेट्रेटर थे इस हैरेसमेंट के। तो वो किससे कहती? जो भी था आपके सबऑर्डिनेट था। और तब इस तरह के वर्क प्लेस में हैरेसमेंट के जो नॉर्म्स थे उतने अच्छे नहीं बने थे। जब से नॉर्म्स बने हैं तब से आप देखिए तरुण तेजपाल का मामला हो, आर.के. पचौरी का मामला हो, ये सारे मामले तूल पकड़ रहे हैं। यही नहीं, तरुण तेजपाल मामले में कोर्ट ने नहीं कहा महिला से कि आप सबूत लाइए, तब इस पूरे मामले में फैसला होगा। देखिए इसका एक और कोण भी है। उनको एक डॉक्टरल स्टूडेंट के कंप्लेंट पे रोका। राहुल जी देखिए पत्रकारों की बात करता हूं मैं। पत्रकारिता से बाहर अभी जाने की जरूरत नहीं, बाकी फिल्मों को छोड़िए। हम जानते हैं कि पुरुष पत्रकारों का भी और बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे पत्रकारों का बहुत बड़े और छोटे सभी तरह के अखबारों या चैनलों में शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक, यानी उनसे जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाता है, सुनी नहीं जाती है, परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। उसके बावजूद वो दो कारणों से काम करते रहते हैं। एक तो मजबूरी होती है, अधिकांश बाहर से आते हैं एक करियर बनाने के लिए, जीवन बनाने के लिए, पीछे कोई सहारा नहीं होता आर्थिक। और दूसरा ये कि एक बार, ये बात सबको पता है कि एक बार मैंने कहीं विद्रोह किया किसी एक अखबार में, किसी एक संपादक या बड़े अपने वरिष्ठ के प्रति, तो उसके बाद बाकी जगह भी मुझे नौकरी मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। क्योंकि बड़े स्तर पर जो नियुक्ति करने वाले लोग हैं, जो रोजगार देते हैं, वो पत्रकारिता में भी एक दूसरे के इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि ये गड़बड़ करने वाला है, ये हमारे यहां भी बवाल कर सकता है, इसको नहीं लो, और कर सकती है तो उसके ऊपर दबाव ये और ज्यादा हो गया। तो ये भी एक व्यावहारिक तथ्य है। बिल्कुल, बहुत सहज होकर आपने ये बातें बताई हैं राहुल जी, क्योंकि इनका जिक्र लगातार हो रहा है। जब से ये आरोप लग रहे हैं तब से इस तरह की भी दबी जुबा बातें हो रही हैं जिनका आप खुलकर जिक्र कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये जयशंकर जी कि जिस तरह के आरोप महिलाओं ने लगाए, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट ये नहीं है? क्या महिला से बात करते वक्त उसका चेहरा छोड़कर पूरे बाकी शरीर को देख रहे हैं? क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट ये नहीं है कि आप काम को छोड़कर बाकी सारी बातें कर रहे हैं? क्या ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है? इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। ये समझ समाज में आना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, ये तो एक जो धौंस पट्टी दे रहे हैं कि वकीलों से हम परामर्श कर रहे हैं और क्या लीगल कोर्स लेंगे, ये करेंगे, तो एक तरह से आवाज को दबाने की कोशिश ही की जा रही है इसमें। और गजाला वहाब ने तो बहुत साफ साफ कहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं वो, कि दरवाजा खोल करके उन्होंने बुलाया मुझको और किस तरह से जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया, चिपटना शुरू कर दिया, उसके बाद वो कैसे भागी है निकल करके, ये सारी बातें हुई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसी ने क्यों नहीं बोला। मैं ऐसे बहुत सारी महिला पत्रकारों को भी जानता हूं, महिलाओं को भी जानता हूं, जिनके साथ ये इस तरह के हादसे हुए हैं। हिंदी के मामले में भी हुआ है। हम जब ये यहाँ आने की बात तय हुई तो हमने फेसबुक पर इसको लगाया था कि हम जा रहे हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो हमारी एक दोस्त महिला पत्रकार का फोन आया, उसने बताया कि उसके साथ किस तरह से हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई आज तक कि वो कभी खुल करके सामने आकर के बताए। उसको एक हिंदी के बड़े संपादक ने ये किया था, प्रताड़ित किया था।
तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन जब एक मौका मिलता है, अब अगर इस मामले में अकबर साहब वकीलों से जैसा करेंगे क्या कि 10 करोड़ 20 करोड़ का एक मुकदमा ठोकवा आप देंगे। ये बात मान रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह का शोषण हुआ लेकिन शायद बोली नहीं पहले? हाँ बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, बिल्कुल हुआ है। और मैंने दो तरह के मामले हैं, एक तो कंसेंसुअल है, दूसरा फोर्सफुल है। एक तो फोर्स है, अपने पद और प्रतिष्ठा का दबाव बना करके आपने अगर किसी को ये किया, टार्चर किया, सेक्सुअली हरेस किया, वो एक अलग मामला है, कंसेंसुअल का अलग मामला है। लेकिन इस मामले में हमारा ये कहना है कि अगर इस मामले में ये आवाजें दबा दी गई 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ के मुकदमे का धौंस दे करके, तो आगे कोई भी हमारी बच्ची, हमारी कोई बहन या हमारी कोई बेटी उसके साथ कुछ भी ज्यादती होगी, वो खुल करके आने से 1000 बार डरेगी। जिस तरह से 10 साल तक ये महिलाएं चुप रही हैं, उस तरह से आगे वो बंद कर देंगे, हम दरवाजे बंद कर देंगे। मतलब हम शुरू में हमने कहा सुचरिता आपसे कि अदालत ने भी यही कहा है कि कोई महिला अगर आकर के खुल करके कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है या मेरे साथ बलात्कार हुआ है या मेरा सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। इससे बड़ा और कोई सबूत हो नहीं सकता। आज जिस तरह से एमजे अकबर का जवाब आया, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार एमजे अकबर के डिफेंस में है? क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आकर एमजे अकबर के डिफेंस में कोई बयान देगा? उसका इंतजार करना होगा, उस पर भी बात करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। तो केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर विदेश से लौटे और साफ कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप आधारहीन हैं, बिना सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल जी, कहाँ चर्चाएं हो रही थी कि इस्तीफा होने वाला है, इस्तीफा हो गया है, और यहां पर एक तरह का यू टर्न, पूरी तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं। अपनी सफाई देनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये तो उनकी अंतरात्मा और उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें उनका इस सरकार में बने रहना ना तो उनके लिए अच्छा है ना सरकार के लिए अच्छा है। तो इस पर संघ अपनी नाराजगी प्रकट कर चुका है, लगभग बड़े स्पष्ट रूप से, आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ। होसबले जी उस पर ट्वीट कर चुके हैं। और एक ऐसी सरकार जो स्त्रियों के प्रति अपने को अतिरिक्त संवेदनशील बताती रही है पहले दिन से, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा दिया, जिसने और सचमुच काम हुआ है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उसके लिए चुनाव के मौसम में इस तथ्य के साथ लड़ाई के मैदान में जाना कि उसके एक मंत्री पर इतने गंभीर आरोप हैं, ये मुझे लगता नहीं कि राजनीतिक रूप से ये चलेगा ज़्यादा दिन, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए हमें। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, अकबर हमारे हम सब बड़े संपादक हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, उनकी प्रतिभा बिल्कुल असंदिग्ध है और हम सब उनके प्रशंसक रहे हैं। लेकिन ये भी उनको देखना होगा कभी ना कभी कि एक महिला के आरोप लगाने पर क्विंट के एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पूर्व इतने बड़े संपादक के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया, वो इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक में थे, उन्होंने वहां से अपने को वो हट गए वहां से। हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार पर आरोप लगा था, वो हट गए। तो एक तरफ ये उदाहरण जहां एक एक महिला के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद भी वो मेरे लोग पास हट गए अपनी समय जगह कम है, से। इसलिए एक कमेंट। मनीषा जी, एक आरोप के चलते लोगों की कुर्सियां चली गई हैं, यहां एमजे अकबर पर 10 से ज्यादा महिलाओं ने आरोप लगा दिए हैं। हाँ, मैं एक ही, बाकी सारी बातों पर मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन वो बात कि इसको एमजे अकबर के विवेक पे छोड़ देना चाहिए था, तो एमजे अकबर के विवेक की हम क्या बात कर रहे हैं? उनके विवेक और उनकी अंतरात्मा पर छोड़ना जो है वो तो बड़ी खतरनाक बात है। अरे तो हमारे कहने थोड़ी इस्तीफा दे देंगे ये वो। बिल्कुल हाँ, नहीं, हमारी राय है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें वो। की दुहाई हम नहीं दे सकते। हमारी राय है मनीषा जी। और दूसरी बात, जी मैं वो चाह रही है कि हर कोई ताल ठोक कर बोले कि हाँ इस्तीफा होना ही चाहिए, यही चाह रही है मनीषा। कैसा अंतरात्मा, कैसा विवेक, किसी को इससे इनकार नहीं है। उसमें सबसे बड़ा कदम, उसमें सबसे बड़ा कदम मनीषा जी वो होगा जब सरकार आकर इस पर, सरकार की तरफ से आकर कोई भी प्रतिनिधि किसी तरह का बयान एमजे अकबर पर देता है, उसका इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि एमजे अकबर तो डिफेंसिव है और आक्रामक भी है। बाद में मुकदमे करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। और अब बात मध्य प्रदेश चुनाव की। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग से ठीक एक महीने पहले इंडिया टीवी लेकर आ रहा है चुनावों का सबसे बड़ा शो, चुनाव मंच। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, एमपी के बड़े मंत्री और विपक्ष के बड़े नेता आएंगे। सियासी वार पलटवार के बीच भोपाल में नेताओं का जनता से आमना सामना होगा।
वादों और दावों का हिसाब किताब होगा। जनता बताएगी क्या होगा फैसला मध्य प्रदेश का। भोपाल से रजत शर्मा के साथ देखिए चुनाव मंच 27 अक्टूबर को दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर।